हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिसीज एंड द पीपल। तो इसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different peoples. Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiments. तो क्या कहते हैं कि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने सब देखा ही है पॉलिसीज के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज के बारे में कि कैसे उन्होंने लोगों को क्या अफेक्ट किया और उन किंग्स, क्वींस, पीसेंट, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स और सोल्जर्स ने इसको क्या डिफरेंट वेज में इनको क्या नुकसान हुआ और फिर लोगों ने क्या इन पॉलिसीज के खिलाफ एक्शन भी लिए और अपने सेंटीमेंट्स के खिलाफ गए। तो जो अब हमारा जो सब टॉपिक है वो है नवाब लूजेस देयर पावर। तो अब हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed force disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military power, turned down these pleas. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि मिड 18th सेंचुरी आती है तो जो नवाब होते हैं और जो राजा होते हैं उन्होंने देखा कि उनकी पावर का क्या इरोड हो रहा है। ग्रेजुअली वो क्या अपनी अथॉरिटी और ऑनर को क्या वो खो रहे हैं, उनसे क्या उनके हाथ से वो जा रहा है। और जो रेसिडेंट्स हैं जो कि उनके स्टेशन है वो बहुत सारे जैसे कोर्ट्स हैं और बहुत सारे उनकी जो फ्रीडम रूलर्स है वो क्या बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं। उनकी जो आर्म फोर्स है वो क्या डिसबैंडेड होती जा रही है और जो रिवेन्यूज़ है जो कि टेरिटरी से मिलता है वो कहीं और ही चला जा रहा है। बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज़ क्या ये ट्राई कर रही थी नेगोशिएट करने की कि वो क्या कंपनी से नेगोशिएट कर ले अपने इंटरेस्ट, यानी कि बहुत सारी जो रूलिंग फैमिलीज़ थी वो कंपनीज से क्या कर रही थी, वो कंपनीज से बातचीत कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी ताकि जो उनका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से क्या कंपनी उन्हें प्रोटेक्ट कर ले। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी वो चाहती थी कि उनका जो अडॉप्टेड बच्चा है, अडॉप्टेड सन है, उसको क्या राजा बना दिया जाए उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। और जो नाना साहब हैं वो जो नाना साहब पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे और वो क्या चाहते थे कि उनकी क्या फादर की पेंशन उन्हें मिले। और जो कंपनी थी वो इतनी सुपेरियरिटी थी कि उन्होंने क्या ये सारे जो भी बातचीत हो रही थी नेगोशिएशन में सब क्या ठुकरा दी, कुछ नहीं हुआ। अवध वॉज वन of the last territories to be annexed. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856, it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of Mughal king was removed from the coins minted by company. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after
be shifted out of the Red Fort and given another place to Delhi to in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. तो क्या कहते हैं कि जो अवध है वो अवध एक आखिरी टेरिटरी बची हुई थी जिसे क्या एनेक्स करना था, यानी कि उसे कब्जा करना था। इन 1801 में अवध में भी क्या सब्सिडरी अलायंस लग गए। सब्सिडरी अलायंस क्या, ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में। तो वहाँ पे हम लोगों ने सब्सिडरी फोर्सेस, सब्सिडरी अलायंस सब पढ़ चुके हैं। तो जो 1856 है उसमें क्या सब्सिडरी अलायंस लग गया, और जो अवध था उसको क्या 1856 में ले लिया गया, यानी कि 1801 में सब्सिडरी अलायंस लगी और 1856 में अवध पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो अवध है इसमें क्या मिस गवर्नेंस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे क्या एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। और जो कंपनी थी वो प्लान करना शुरू कर चुकी थी कि जो मुगल डायनेस्टी है उसका कैसे ना कैसे करके एंड करना है, उसका खात्मा करना है। तो जो मुगल नेम है, जो मुगल किंग के जो नाम थे वो कंपनी ने रिमूव करना शुरू कर दिया। कहाँ से? सबसे पहले कॉइन से, यानी कि पहले जब सिक्के आते थे तो उसमें क्या मुगल एम्परर्स के क्या तस्वीर होती थी, उसमें क्या उनके नाम होते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहला काम करा कि जो मुगल्स के नाम आ रहे हैं हमारे कॉइन्स में उन्हें क्या हटवाने लगे, उनको हटवाया। उसके बाद जो कंपनी है उसने 1849 में जो गवर्नर जनरल है उन्होंने अनाउंस करा कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं इनके बाद इनके मरने के बाद इनकी जो फैमिली है वो रेड फोर्ट में नहीं रहेगी, लेकिन वो दिल्ली में रहेंगी, लेकिन किसी और महल में या किसी और जगह में रहेगी, लेकिन अब से वो रेड फोर्ट में नहीं रहेगी। पहले क्या था कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो रहते थे कहाँ पर? वो रहते थे रेड फोर्ट में। और फिर जो गवर्नर जनरल डलहौजी है उन्होंने 1849 में ये अनाउंस करा कि बहादुर शाह जफ़र के बाद उनकी जो फैमिली है वो रेड फोर्ट में नहीं रहेगी, वो रहेगी तो दिल्ली में, लेकिन रेड फोर्ट में नहीं रहेगी, वो किसी और जगह रहेगी। फिर 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग आए, उन्होंने ये डिसाइड करा कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो लास्ट मुगल एम्परर होंगे। इनकी डेथ के बाद कोई भी एम्परर नहीं बनेगा, ना कि कोई किंग बनेगा। इनके जो बच्चे होंगे उनको बस प्रिंस कहा जाएगा, यानी राजकुमार बस कहा जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी क्या राजा या सम्राट नहीं बनेगा, एम्परर या किंग नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ है द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज, तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। In the countryside, peasants and zamindar resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay, allowances, and conditions of service. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lost their religion and caste? So when in 1824 the sepoys were told to the Burma by the sea route to fight the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. They were severely punished, and since the new law, which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if
required. Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had family living in the villages. So the anger of peasants quickly spread among the sepoys. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हाँ तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि जो कंट्री साइड्स है उसमें तो जो पीजेंट्स है और जो जमींदार है वो क्या हाई टैक्स तो दे ही रहे थे बहुत सारे मेथड से। और बहुत सारे मेथड किसके थे? रेवेन्यू कलेक्शन के। ये सब हम लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन के जितने भी मेथड्स थे ये सब हम लोगों ने इसी क्लास 8th हिस्ट्री के 3rd चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड में सब पढ़ रखा है, अच्छे से सब डिस्कस कर रखा है। तो अभी हम लोगों को ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सारे जो लोग थे वो क्या फेल हो गए थे मनी लैंडर्स को अपना क्या लोन देने में, जिसकी वजह से क्या उनकी जो ज़मीन थी वो छिन गई, जो कि ज़मीन वो अपने जनरेशन से क्या टिल करते आ रहे। टिल मतलब कि उसमें क्या उसमें खेती करते हुए आ रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर करते हुए आ रहे हैं, यानी कि उस खेत में काम करते आ रहे हैं। वो क्या उनको ब्रिटिशर्स को देनी पड़ गई। द इंडियन सेपॉयज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजंस ऑफ फॉर डिसकंटेंट, यानी कि जो इंडियन सिपाहीज यानी कि इंडियन सिपाही थे, जो इंडियन सिपाहीज थे जो कि एम्प्लॉय थे कहाँ पे? इंडियन जो कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको क्या बहुत सारे डिसकंटेंट भी मिलता था और ये वो लोग क्या बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे अपने पे, अलाउंसेस और कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस करने की सारी कंडीशन माननी पड़ती थी, अलाउंस देना पड़ता था और जो उनको सैलरी मिलती थी, इन सब वजह से वो क्या बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी भी थे। बहुत सारे जो नए रूल्स थे वो क्या वायलेटेड थे और उनकी जो रिलीजन सेंसिबिलिटीज़ थी और उनके बिलीफ्स में भरोसा रखते थे। क्या आप जानते हो वो दिनों में जो कंट्री है वो बिलीव करती थी कि अगर किसी भी आदमी ने समुद्र पार करा तो वो क्या वो अपना धर्म, अपनी जाति, अपनी कास्ट, रिलीजन को क्या खो देगा और वो क्या बिना इन सब के दिए गया, यानी वो क्या खो देगा। ये सब क्या मिसबिलीव भी चलते थे। तो फिर क्या हुआ 1824 में क्या हुआ कि जब सेपॉयज को बर्मा में जाना था अटैक करने, तो जो कंपनी थी उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से अटैक करो जा करके। तो उनको क्या बे ऑफ बंगाल से जाना था समुद्र के रास्ते। तो जो इंडियन सेपॉयज थे उन्होंने मना कर दिया कि हम समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे, हमारा कास्ट, हमारा रिलीजन क्या हम खो देंगे, हमें क्या आप लैंड रूट दीजिए, हम सी रूट से नहीं जाएंगे, लैंड रूट से जाएंगे, हम ज़मीन के रास्ते से जाएंगे। तो जो कंपनी थी उन्होंने सब क्या बिल्कुल मना कर दिया और क्या उनको सी के ही रास्ते भेजा। फिर उसके बाद जब फिर से सेपॉयज को जब ज्वाइन करते थे तो क्या कंडीशन रख देते थे सामने कि आपको क्या एम्प्लॉयमेंट करनी है और कंपनी को जहाँ पर भी आर्मी चाहिए। तो ये जो सेपॉयज चलते थे, एक आर्मी जो कंपनी आर्मी बना रही थी, ये ब्रिटिशर्स की आर्मी नहीं थी, ये कंपनी की आर्मी थी। एक कंपनी की आर्मी है, खाली कंपनी, यानी कि हमारे ऊपर सबसे पहले तो कंपनी ने कब्जा करा, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए हमारे ऊपर कब्जा करने, पहले तो कंपनी ने करा। तो ये जो सेपॉयज थे कहाँ के थे? कंपनी के थे। तो जब इनको भर्ती करा जा रहा था, इनको लिया जा रहा था आर्मी में, तो इनको पहले बोल दिया जाता था कि आपको सी में ही नौकरी करनी पड़ेगी, सी को पार करना पड़ेगा। तब इन लोगों ने क्या जो माना तो उन्हें लिया और इससे तो बहुत सारे लोग चले ही जाते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted after 1830. The company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion of Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity inherit
to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs, and their traditional way of life. There were, of course, other Indians who wanted to change existing social practices. You will read about these reformers and reform movement in चैप्टर 6। तो क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिश थे वो क्या बिलीव करते थे इंडियन सोसाइटी को क्या रिफॉर्म करने के लिए, जो लॉ पास होते थे और जो स्टॉप होते थे वो क्या, वो सब जो लॉ पास हुए थे वो किस लिए पास हुए थे, ताकि वो जो प्रैक्टिस है सती प्रथा और जो विडोज की रीमैरिज है इनको क्या बढ़ाया जा सके और सती प्रथा को क्या कम करा जा सके। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को क्या बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करने लगे और 1830 के बाद जो कंपनीज थी उन्होंने अलाउ कर दिया कि जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो क्या फ्रीली फंक्शन करे, किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना करके उसमें स्कूल बना करके बच्चों को पढ़ाए। इन 1850 एक नया लॉ पास होता है जिसे क्या कॉन्वर्जेशन कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी इजी, यानी कि जैसे कि आपको क्रिश्चियन बनना है तो क्या आप इजीली बन सकते हो, क्रिश्चियनिटी को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। और जो क्रिश्चियनिटी वो क्या इनहेरिट करती है बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। बहुत सारे इंडियंस ने तो यही फील करा कि जो ब्रिटिश है वो हमारे रिलीजन्स को, हमारे सोशल कस्टम को और हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट भी करे, रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट, ये सब के हम लोग चैप्टर 6 में आराम से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। तो इसे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। To get a glimpse of what people were thinking those days about British rule, study source 1 and source 2। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लोगों को क्या, अगर हम लोगों को ये सोचना है, हम लोगों को ये जानना है कि उस टाइम के लोग क्या पढ़ते, क्या सोचते थे, किसके बारे में, उस टाइम के बारे में, तो हम लोगों को क्या ये source 1 और ये source 2 क्या पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार रीड कर ही लेते हैं। गिवन हेयर आई एक्सेप्ट ऑफ द माझा प्रवास written by विष्णु भट्ट गोडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज महाराष्ट्र। तो क्या कहता है, ये एक महाजा प्रवास है जिसमें क्या है कि जो विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखे, जो कि एक ब्राह्मण है और वो कहाँ, एक विलेज से आते हैं जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। म्यूटिनी, ये म्यूटिनी क्या होता है एक बार इसको पढ़ लेते हैं। म्यूटिनी व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। म्यूटिनी मतलब कि ये होता है कि जब सोल्जर्स होते हैं और वो एक ग्रुप में आ जाते हैं और अपने ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स हैं उनको क्या डिसोबे करने लगते हैं, इसे को क्या म्यूटिनी कहते हैं। तो हम लोग टॉपिक में ध्यान देते हैं। Though struggles between rulers and the rule are not unusual, sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state to begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. Such a situation developed in the northern parts of India in 1857 after 100 years of conquest and administration. The English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism. Colonialism in the 19th century anywhere in the world.
तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि जो स्ट्रगल्स था रूलर्स और रूल के बीच में वो अनयूजुअल नहीं था। जो कुछ टाइम में क्या जो स्ट्रगल था वो क्या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन जाता था, और उसमें क्या पावर को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी था। एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने ये सोचा कि हमको क्या एक अपना कॉमन एनिमी रखना है और उसके अगेंस्ट हम लोगों को क्या काम करना है। जैसे कि कुछ सिचुएशन डेवलप हुई, पीपल ने ऑर्गेनाइज करा, कम्युनिकेट किया और उनमें क्या इनिशिएटिव डिस्प्ले लिया और कॉन्फिडेंस दिया कि हम लोग इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो जब सिचुएशन डेवलप हुई नॉर्दर्न पार्ट्स में, कब, इन 1857 में, और आफ्टर 100 years ऑफ कन्क्वेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन था और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या बहुत ही मैसिव रिबेलियन को क्या फेस करा, जो कि कब हुआ था, मई 1857 में, जिसमें क्या जो कंपनी थी उन्होंने क्या बहुत सारे इंडियन का प्रेजेंस देखा था। सिपॉयज थे वो म्यूटिनी करने लगे थे, और जो मेरठ था उसमें क्या लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या गए थे अलग अलग सेक्शन के और अलग अलग रिबेलियन के, और उन्होंने क्या वहाँ पे जा कर के हर जगह की वो लोग क्या वहाँ पर आए थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। On 8 April 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened in on 9 May 1857. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoy. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition, ammunition and set fire to the building and properties of the British and declared war on the Firangis. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question: the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. The sepoys of Meerut rode all night of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion against British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort, where the Basha lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as it the leader. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि एक ऑन 88 अप्रैल 1857 में एक यंग सोल्जर मंगल पांडे को क्या फांसी लगा दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स पे क्या बैरकपुर में क्या अटैक कर दिया था। बाद में कुछ दिन बाद उसी सेम रेजिमेंट में कुछ लोगों को क्या उसमें पता चला कि जो कार्टिलेज आई हैं, नई नई कारतूस आई हैं, उनमें क्या गाय और काउज एंड पिग्स की फैट से क्या उनमें कोटिंग होती है बाहर से। बाद में क्या हुआ कि कुछ सोल्जर 85 सोल्जर्स को क्या डिसमिस कर दिया गया और
उनको क्या 10 years जेल जाने का क्या सेंटेंस भी दिया गया। और जो हुआ था 9 मई 1857 में। तो जो रिस्पॉन्स था इंडियन सोल्जर का मेरठ में वो क्या बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रहा था। ऑन 10th में द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड इम्प्रिजन सिपाहीज। तो क्या होता है कि 10th मई को जो सोल्जर से वो क्या मेरठ गए और वहाँ पे जेल में जितने भी कैदी सिपाही थे उनको क्या रिलीज करवाया। फिर उन्होंने अटैक करा ब्रिटिश ऑफिसर में और कैप्चर करे गन्स और एमिनेशंस के भरी हुई बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज। फिर बाद में क्या ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया उनको क्या वॉर ऑन द फिरंगीज। फिर जो सोल्जर्स थे उन्होंने डिटरमाइन किया कि जो ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, यानी कि उनको अपने देश के लिए लड़ना है। और उन्होंने क्या रूल इंसेट अब लैंड में करना शुरू कर दिया। द सोल्जर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। और उनके पास आंसर भी था क्या कि मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर इनके वजह से क्या वो लोग लड़ रहे हैं। और जो सिपाही हैं मेरठ के उन्होंने क्या रोड लिखा ऑल नाइट और वो क्या 10 मई को दिल्ली पहुंच गए और जल्दी सुबह और नई न्यूज़ दी अपने अराइवल की। और जो रेजिमेंट थे उन्होंने क्या रिबेल शुरू कर दिया। ऑफिसर्स को किल करने लगे, आर्म्स और एम्यूनेशन को सीज कर दिया, बिल्डिंग को जला दिया, सोल्जर्स को क्या गैदर कर लिया। रेड फोर्ट में फिर से बादशाह रहने लगे थे। और जो एम्परर थे जो नहीं सुन रहे थे उन्होंने सोल्जर्स परसिस्ट करे। दे फोर्स देयर वे टू पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। और फिर वो बहादुर शाह जफर को कहाँ पैलेस ले गए रेड फोर्ट और उन्हें क्या क्लेम करा कि यही हमारे क्या लीडर हैं। The again emperor had to accept this demand. He wrote letter to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize in confederacy of Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implication. The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. The British had not accepted this to happen. They thought the disturbance caused by the issues of cartridges would die down. But Bahadur Shah Zafar's decisions to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often, when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic. It gives them the courage, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही जो एम्परर है उनको क्या डिमांड एक्सेप्ट करा, फिर और उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करा, उन्होंने क्या एक लेटर लिखा किसको चीफ रूलर्स को जो कि कहाँ से कंट्री के बाहर से आए थे और वो इंडियन स्टेट्स में आकर के क्या ब्रिटिश की फाइट देख रहे थे। एक सिंगल स्टेप दिया बहादुर शाह जफर को और उन्होंने क्या एक बहुत बड़े ग्रेट इम्प्लीकेशंस में कन्वर्ट कर दिया। जो मुगल डायनेस्टी थे उन्होंने क्या बहुत ही लंबे समय तक क्या रूल करा अपनी इस कंट्री में और बहुत सारे स्मॉल चीफ्टेंस और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा हमारी टेरिटरीज को। और मुगल रूलर्स भी थ्रेटेंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। और वो लोग को क्या खतरा लगता था कि क्या जो ब्रिटिश रूल है इसका एक्सपेंशन। और जो मुगल एम्परर थे उन्होंने क्या इसे
मुगल एम्पर ने क्या रूल फिर से शुरू कर दिया अगेन, और जो टेरिटरी से और उन्होंने क्या फिर से मुगल अथॉरिटी के अंदर ले लिया। द ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें क्या उनको ये एक्सेप्ट नहीं था, और उन्होंने सोचा कि जो डिस्टर्बेंस है इसे क्या ये हो रहा है कार्टिलेज की वजह से, तो उसको क्या हम लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। मगर जो बहादुर शाह जफ़र है उनका जो डिसीज़न है, उन्होंने क्या रिबेलियन का क्या सिचुएशन ही ड्रामेटिकली चेंज कर दिया, और जो पीपल थे जिन्होंने ये अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी देख रहे थे वो क्या इंस्पायर हो गए, और उनको क्या एक कॉन्फिडेंस आ गया कुछ एक्ट करने का। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रिबेलियन स्प्रेड। तो ये टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द रिबेलियन स्प्रेड्स के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began. Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, and Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars, and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, Birjis Qadr, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tatya Tope, the general of Nana Sahib. तो क्या होता है कि जैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो दिल्ली से जाते हैं तो वहाँ पे का कोई भी क्या अपराइजिंग नहीं हो रहा था, यानी कोई सा भी मुद्दा नहीं उठ रहा था पूरे हफ्ते तक। और इसको पता न्यूज़ को ट्रैवल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और तब तक क्या म्यूटिनीज फिर से स्टार्ट हो गई। रेजिमेंट पे रेजिमेंट क्या म्यूटिनी कर रही थी, यानी कि म्यूटिनी मतलब होता है कि रेबल करना, वो भी कहाँ पर, एक छोटे फॉर्म में, एक कहाँ पे, एक आर्मी के ट्रूप में। तो जो रेजिमेंट थी वो सब क्या म्यूटिनी को क्या ज्वाइन कर रही थी, कहाँ से, दिल्ली से ज्वाइन कर रही थी, कानपुर से, लखनऊ से, इन सबको क्या ज्वाइन कर रही थी, और क्या विलेज से विलेज जा रही थी, और क्या रैली निकाल रही थी, और सारे लीडर्स हो गए, सारे ज़मींदार हो गए, इनके साथ क्या रैली निकाल रही थी, और क्या म्यूटिनी और क्या रिबेल कर रही थी। फिर क्या एक बड़ी एक अथॉरिटी खड़ी हुई, जिससे क्या उस अथॉरिटी का क्या था कि ब्रिटिशर्स से कैसे फाइट करना है। उसमें क्या था कि जो नाना साहब थे, जो कि अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के, जो कि कानपुर के पास रहते थे, और एक गैदर्ड आर्म फोर्स थी जो कि एक्सपेल करती थी किससे, ब्रिटिश गैरिसन्स, और वो कहाँ की, इसी सिटी की थी। उन्होंने क्लेम करा कि उन्होंने अपने आप को पेशवा कहा, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो गवर्नर है वो अंडर
और जो नाना साहब है वो क्या, वो गवर्नर हैं अंडर बहादुर शाह जफ़र, यानी कि एम्परर कौन रहेगा, बहादुर शाह जफ़र, और जो पेशवा हैं वो क्या, गवर्नर रहेंगे। लखनऊ में जो ब्रिटिश कादर थे जो कि सन थे किसके, नवाब वाजिद अली शाह के, उन्होंने क्लेम करा कि वो क्या, वो नवाब हुए, वो अब नए नवाब हैं। और तभी जो बहादुर शाह जफ़र हैं उनके एक्नॉलेज में क्या, जो ब्रिटिश कद्र हैं वो क्या, वहाँ के नवाब हैं। और जो उनकी मदर है वो क्या, वो बेगम हज़रत महल, उन्हीं ने क्या इसमें एक एक्टिव पार्ट लिया इसको क्या अपराइज करने में। और रानी लक्ष्मी बाई ने भी क्या इसमें रिबल में साथ दिया, किसका, सिपाहीज का, ताकि वो क्या, और उन्होंने किनके साथ, वो थी तात्या टोपे के साथ, जो कि गवर्नर जनरल थे, जो कि जनरल थे नाना साहेब के। इन द मैंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, Rani Avantibai Lodhi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British, who had taken over the administration of her state. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6 August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are crowded by the number of opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindar have risen to oppose us. Many new leaders came up, for example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bhakt Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion in Bihar. In Old Zamindar, Kunwar Singh joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो मांडला है जो कि मध्य प्रदेश का रीजन है, वहाँ पे क्या एक रानी जिनका नाम अवंतीबाई था, जो कि कहाँ की, रामगढ़ की रानी थी। उन्होंने भी क्या अपनी 4,000 की सेना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्हें क्या भेज दी, ताकि उनका क्या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। जो ब्रिटिश थे वो बहुत सारी नंबर ऑफ रेबल फोर्सेस से क्या घिर चुके थे, और वो क्या, वो एक से एक करके नए नए बैटल्स हारते जा रहे थे। पीपल को क्या, लोगों को कन्विंस कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो क्या कोलैप्स होने वाला है, जिसकी वजह से क्या उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया लोगों का, और वो लोग और पार्टिसिपेट करने लगे। इसका जो पार्टिसिपेट है वो क्या वाइडली स्प्रेड होने लगा, वाइड स्प्रेड यानी कि ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। और जो 6 अगस्त 1857 को क्या हुआ कि एक टेलीग्राम भेजा गया लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के द्वारा, किसको, कमांडर इन चीफ्स को, जिसमें वो बता रहे थे ब्रिटिशर्स का क्या फियर, क्या कि हमारे मैन जो हैं, हमारे जो लोग हैं वो क्या, वो दूसरे लोगों से लड़
लड़के क्या ख़त्म हो चुके हैं, मर गए हैं, और जो हर एक विलेज है ज़मींदार वो क्या हमको क्या अपोज करने के लिए खड़ा हो चुका है। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स इसमें आए, जैसे कि एग्जांपल अहमदुल्ला शाह जो कि एक मौलवी थे कहाँ के, फैज़ाबाद के। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो क्या कम ख़त्म होने ही जा रहा है। उन्होंने क्या एक इमेजिनेशन भी दी लोगों को कि हमारे पास क्या बहुत सारी ह्यूज फोर्स है सपोर्टर्स की, और वो लोग क्या लखनऊ आए, उन्होंने क्या यहाँ पे ब्रिटिशर्स से फाइटिंग करी। दिल्ली में एक लार्ज नंबर ऑफ गाजीज जो थे रिलीजियस वॉरियर्स वो आ गए साथ में, और यहाँ पे क्या वाइट पीपल के खिलाफ लड़ाई करने लगे। भक्त खान जो कि एक सोल्जर थे बरेली के, वो भी यहाँ के क्या कमांडर बन गए और दिल्ली से उन पे क्या हमला करने लगे। वो क्या मिलिट्री लीडर बने, और जो एक ओल्ड ज़मींदार थे बिहार के कुंवर सिंह, वो क्या उन्होंने भी ये रेबल को ज्वाइन करा, उन्होंने सिपाही दिए, और मतलब कि लड़ाई हुई, और इसमें लीडर जो थे वो कौन थे, यही कुंवर सिंह थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कंपनी फाइट्स बैक, तो इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। Unrevered by the scale of the unfail, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to live imprisonment. He and his wife Begum Zinnat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in Rangoon jail in November 1862. The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down. After that, people continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of popular rebellion. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who, after initial victory of Kheri, chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantia Tope escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertion. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced reward for loyal landlords who would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their land. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही ब्रिटिशर्स का क्या वहाँ इंग्लैंड में क्या इनके राइट्स बने, यानी कि बहुत सारी लड़ाई हो रही थी। अब लड़ाई होने के साथ फिर क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट को क्या ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इसलिए क्या जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जा कर के इसके क्या रीइंफोर्समेंट बने और नए लॉज पास हुए, और उस लॉज में कन्विक्ट करा गया कि हम लोग क्या इस ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा है, रिवॉल्ट हो रहा है, इसको क्या ईज मतलब कि आसानी से क्या इसको दबा सकते हैं। तो इन्होंने क्या सितंबर 1857 को जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, इनको क्या मतलब कि इनको पकड़ लिया और इनको कोर्ट ने क्या कहा कि अब इनको जेल ही में रहना है, इनको और इनकी वाइफ बेगम जिन्नत महल को, और इनको कहाँ रंगून भेज दिया गया 1858 में, अक्टूबर 1858 में इनको क्या
रंगून भेज दिया गया। और बहादुर शाह जफ़र क्या वहीं रंगून की जेल में मर गए। कब? 18 नवंबर 1862 में क्या जो बहादुर शाह जफ़र है वो मर गए। फिर जो रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हुआ, यानी कि जब दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लिया, और इसका मतलब ये नहीं था कि जो रिबेलियन थे वो सब मर चुके हैं और ये सब ख़त्म, नहीं, जो पीपल थे वो भी, उन्होंने भी क्या बैटल करना फिर से स्टार्ट करा ब्रिटिशर्स के साथ। और जो ब्रिटिश फाइट है वो क्या, वो 2 साल, ब्रिटिशर्स को 2 साल लग गए इस मैसिव रिबेलियन फोर्स को क्या दबाने में, इसको ख़त्म करने में। लखनऊ को क्या 1858 मार्च, मतलब मार्च 1858 में ले लिया गया। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो क्या हार गई, और रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया जून 1858 में। साथ ही में जो रानी अवंतीबाई थी उनको भी क्या, उनको जैसे विक्ट्री मिल गई खेरी में, उन्होंने क्या फिर उनको क्या ब्रिटिशर्स ने चारों ओर से घेर लिया और उनको भी क्या हरा दिया। और जो तात्या टोपे थे उनको क्या ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था, लेकिन वो क्या वो एस्केप कर लिए, मतलब कि वो भाग गए और जंगल में चले गए, और वहाँ से उन्होंने गुरिल्ला फाइट को क्या चालू रखा। और इस गोरिल्ला फाइट में उनको बहुत सारे ट्राइबल पीपल भी क्या मदद कर रहे थे, लेकिन उनको भी क्या एक बार पकड़ लिया गया, और 1859 अप्रैल में उनको भी क्या मार दिया गया। ऐसे एक से एक करके सारी विक्ट्रीज ब्रिटिशर्स को मिल रही थी। और उसके बाद जैसे सब ख़त्म हो गए, तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपने लोगों को जो मतलब कि जो वहाँ के लोग थे उन पे जितने भी राइट्स लगे थे वो सब क्या हटा दिए, और उनको बोला कि वो वाइट पीपल के खिलाफ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। नेवरदलेस hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged। यानी कि जो बहुत सारे लोग थे उनको क्या सेव करा गया, उनके राइट छीने गए, और उनको कह दिया गया कि आपकी लैंड कभी नहीं ली जाएगी। और बहुत सारे जो 100 ऑफ सेपॉयज थे, रेबल्स थे, नवाब्स थे, राजास थे, इनको क्या हैंग कर दिया गया, यानी इनको क्या फांसी लगा दी गई। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आफ्टर मैथ, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश हैड रीजन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, बट दे could not carry on ruling the land with the same policies anymore. Given below are the important changes that were introduced by the British. First, the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him, called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy. That is a personal representative of the Crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian ruler were to told their kingdom as subordinates of the British crown. It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of uh, recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs, and Pathans. The land and property of Muslims was
confiscated on a large scale, and they were treated with suspicion of hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. The British decided to respect the customary religious and social practice of the people in India. Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. Thus, a new phase of history began after 1857. तो क्या कह रहे फ्रेंड्स कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या जो कंट्रोल था वो उसको क्या फिर से गेन करना शुरू कर दिया 1859 के ख़त्म होते होते। और इसमें क्या इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी करे जो कि क्या ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस हुए। जो कि फर्स्ट चेंज जो था वो था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या न्यू लॉ पैक्ट एक्ट क्या पास हुआ कि उसमें जो क्या था कि 1858 में जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो किससे हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से वो किस में, ब्रिटिश क्राउन में चली जाएगी। यानी कि 1858 से पहले क्या होता था कि जो भी पावर होती थी वो क्या ब्रिटिशर्स के पास नहीं होती थी, वो होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि एक कंपनी के पास होती थी। लेकिन उसके बाद 1858 में इंग्लैंड में क्या एक नया एक्ट बना जिसमें जो भी क्या जो पावर होगी वो क्या ब्रिटिश क्राउन में होगी, वो ना कि कंपनी में होगी, किस पे होगी, ब्रिटिश क्राउन में होगी। और मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें जो सेक्रेटरी बनाए जाएंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए जाएंगे जिसमें क्या होगा कि जो भी इंडियन अफेयर्स यानी कि इंडियन काम है वो उन पे ही क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा जो चेंज था वो था कि ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। यानी कि जितने भी रूलिंग चीफ्स हैं उस कंट्री के वो कहेंगे एंश्योर करेंगे कि जो इनका स्टेट है वो क्या फ्यूचर में कभी भी एनेक्स नहीं होगा, यानी कि कभी भी कब्जे में नहीं जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर heirs including adopted sons were made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount। यानी कि और उनको क्या अलाउ करा जाएगा, उनको क्या ये छूट मिलेगी कि वो लोग क्या कहीं भी कहीं भी जा सकते, कहीं भी घूम सकते। और उनके बाद उनका जो बच्चे होंगे वो क्या वहाँ के किंग बनेंगे, रूलर्स बनेंगे। और इस बार क्या हुआ कि जैसे पहले क्या होता था कि जब लॉर्ड डलहौजी ने द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाए थे तो उसमें क्या बोला था कि अगर मेल हेयर होगा तभी उनकी जगह को एनेक्स नहीं करा जाएगा। अगर एडॉप्टेड सन तो क्या उनकी जगह को एनेक्स कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार जो नए सुधार लाए इसमें बोला गया कि अगर आपका मेल हेयर है या एडॉप्टेड सन भी है तब भी आपका ही बच्चे क्या उसमें रूल करेंगे कंपनी का, उसमें कोई भी काम नहीं होगा, ब्रिटिश क्राउन का उसमें कोई भी काम नहीं होगा। तीसरा जो काम था वो था कि उन्होंने क्या डिसाइड करा कि जो इंडियन सोल्जर हैं और इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज्ड। यानी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे इसमें क्या होता था कि सब लोग क्या ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उनमें क्या सबसे ज़्यादा इंडियंस थे और कहीं भी लड़ाई होती तो इंडियंस ही मरते, और वो क्या अपने देश के लिए तो नहीं मरते, वो तो ब्रिटिशर्स के लिए मरते। तो इसलिए क्या करा, तो जो इंडियन ये जो ब्रिटिश आर्मी थी इसमें क्या इंडियन लोगों को क्या कम करा गया, यानी कि इनकी जो नंबर थे उनको क्या रिड्यूस करा गया, और जो यूरोपियन लोग थे इनके नंबर को क्या इंक्रीज करा गया कि इनको भी आना है। और जो इट वॉज डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ
recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, and South India. More soldiers would be recruited from among the Gurkha, Sikhs and Panthas. यानी कि पहले क्या वो लोग लेते थे कहाँ के, अवध के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के, लेकिन बाद में उन्होंने क्या गुरखास, सिख और पांथास को भी क्या लेना शुरू कर दिया गया। फिर चौथा चेंज क्या था कि द लैंड एंड property of Muslim were confiscated on a large scale, and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. तो क्या जो लैंड होती थी किसकी, मुस्लिम्स की, उन्हें क्या वो क्या उनको वापस कर देनी चाहिए, और क्या उनकी लैंड को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो अभी रिबेल हुआ था उसमें क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा क्या मुस्लिम्स की जो हम लोगों ने लैंड ले ली थी, उन्हीं की वजह से क्या उसमें सब रिबेलियंस हुए थे। फिर पांचवा चेंज क्या था कि द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। यानी कि पांचवा चेंज ये था कि जो ब्रिटिशर्स है उनको क्या जो कस्टमरी और जो रिलीजियस प्रैक्टिस है इंडियन की, उनको क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी कि जो अलग अलग रिलीजियस है इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, तो उन सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए उन लोग को। छठा चेंज जो था वो था पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी टू राइट्स ओवर देयर लैंड। यानी कि और सिक्स्थ चेंज ये था कि जो पॉलिसीज हैं वो बनाई जाएंगी ताकि वो लोग लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार को प्रोटेक्ट कर सके, कि वो क्या अब उनको सिक्योरिटी दे सके ताकि वो क्या अपने लैंड में कुछ भी कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।